दिल्ली का बुरारी इलाका, और वहां बसा एक परिवार, हम सबने सुना है, भाटिया परिवार। जी हाँ, भाटिया परिवार। 11 सदस्य थे उस घर में। और बाहर से देखने पर तो मतलब एकदम वो जिसे कहते हैं ना, एक खुशहाल, एक कामयाब परिवार लगता था। बिल्कुल, अपनी दुकान थी, लोगों से अच्छा मेल जोल, पड़ोसियों के लिए हमेशा मददगार, एक तरह से आदर्श परिवार की छवि थी उनकी। हाँ, नारायणी देवी थी, उनके 2 बेटे भवनीश और ललित, फिर उनकी पत्नियां, बच्चे, पूरा भरा पूरा कुनबा। सही कहा। लेकिन फिर 1 जुलाई 2018 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि शायद पूरे देश को चौंका दिया। वो खबर कि उस घर के अंदर 11 लोगों की मौत हो गई थी एक साथ। आज हम इसी दर्दनाक घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज है, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हमारी ये चर्चा इसी पर है कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक परिवार जो बाहर से इतना सामान्य, इतना हंसता खिलता दिखता था, वो इससे दुखद अंत तक कैसे पहुंच गया। क्या चल रहा था उस घर के बंद दरवाजों के पीछे? वो कौन सी बातें थीं जिनकी भनक बाहर किसी को भी नहीं लगी? और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, यहाँ भी कई रहस्य हैं। वो 11 डायरियां। हाँ, डायरियां। और वो एक खास किस्म की पूजा या अनुष्ठान। और एक ऐसा अजीब विश्वास जिसने शायद सबको एक साथ मौत के मुंह में धकेल दिया। तो चलिए आज इसी मामले की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये सूत्र हमें कहाँ तक ले जाते हैं। जी तो सबसे पहले बात करते हैं उस बाहरी छवि की। जी जैसा आपने कहा, आदर्श परिवार। जी। किराने की दुकान अच्छी चल रही थी, प्लाईवुड का काम भी था, घर में बच्चे पढ़ रहे थे, एक बेटी की सगाई भी हो चुकी थी, शादी की तैयारी थी। हाँ, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। पड़ोसियों से भी पूछो तो वो यही कहते थे कि भाई बहुत मिलनसार लोग थे, मददगार थे, हमेशा आगे रहते थे मदद के लिए। यही तो, बाहरी तौर पर कोई संकेत, कोई इशारा नहीं था कि परिवार अंदर से किसी बड़ी उथल-पुथल, किसी तनाव या किसी अजीब स्थिति से गुजर रहा है। वो लोग सामाजिक थे, धार्मिक भी थे, जैसा पता चलता है, अपने काम में लगे हुए, बिल्कुल एक सामान्य मिडिल क्लास भारतीय परिवार। लेकिन यहीं पर वो पहला विरोधाभास आता है ना? जो जानकारी बाद में सामने आई वो इशारा करती है कि इस बिल्कुल सामान्य दिखने वाले पर्दे के पीछे घर के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा था। हाँ, और किसी को बाहर इसका अंदाजा तक नहीं था। ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। सोचकर भी अजीब लगता है। और यही चीज इस मामले को इतना जटिल और सच कहूं तो डरावना बनाती है। मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखें तो ये सवाल उठता है कि एक पूरा परिवार, एक समूह कैसे बाहरी दुनिया के लिए एक मुखौटा बनाए रख सकता है, जबकि अंदर वो किसी बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल रहे हों। एग्जैक्टली। एक ऐसा रास्ता जो शायद खतरनाक भी हो। ये दिखाता है कि बाहरी छवि कई बार कितनी भयानक हो सकती है। तो ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन जो दस्तावेज हैं वो हमें उस रात के अंदर ले जाते हैं। 30 जून 2018 की रात। जी, वो रात जब सब कुछ बदल गया। उस रात घर में कोई रोज की तरह की दिनचर्या नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म का अनुष्ठान चल रहा था, जिसे वो लोग शायद पूजा कह रहे थे। हाँ, और जो विवरण मिले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे पता चला कि परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। हाँ, और उनके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी। ये सब किसी आम पूजा पाठ जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी खास पहले से तय की गई विधि जैसा लगता है। और इस सब के केंद्र में कौन था? परिवार का छोटा बेटा ललित। हाँ, जानकारी के मुताबिक ललित ही इस पूरे अनुष्ठान को, इस पूरी प्रक्रिया को गाइड कर रहा था। बिल्कुल। और उसका दावा क्या था? उसका दावा था कि उसके स्वर्गवासी पिता की आत्मा वो उससे बात करती है, संपर्क करती है और उसे निर्देश देती है। जी हाँ, निर्देश देती है। ये बात पुलिस जांच में बहुत प्रमुखता से सामने आई। ललित का यही कहना था कि पापा की आत्मा उसे रास्ता दिखा रही है, और उसने परिवार को ये यकीन दिलाया था कि 30 जून की रात अगर वो सब मिलकर ये खास विधि करेंगे तो पापा की आत्मा आएगी। हाँ, कि वो प्रकट होगी, उनकी सारी दिक्कतें, परेशानियां दूर कर देगी, और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो कहा जा रहा है वो करना है। ये विश्वास कि पिता की आत्मा निर्देश दे रही है, और ये भरोसा कि इस विधि से सब ठीक हो जाएगा, सब बच जाएंगे, ये कितनी गहराई तक बैठ गया होगा उनके मन में। ऐसा ही लगता है कि पूरा परिवार ललित की इन बातों पर, उसके इस दावे पर पूरी तरह से आंखें मूंद कर यकीन करने लगा था। यहाँ पर वो विश्वास वाला एंगल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। क्योंकि जांच में बाद में जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ
उसमें ये बात सामने आई कि ललित शायद एक तरह के मानसिक भ्रम, जिसे डिल्यूजन कहते हैं, उसका शिकार था। अच्छा। लेकिन उसका ये विश्वास इतना पक्का था